रामपुर एक छोटा सा गांव रहा। उही में राजू का छोटा सा छोले भटूरे का ठेला लगत रहा। राजू गरीब तो रहा पर मेहनती बड़ा बड़। उसकी घरवाली सावित्री घर संभालती रही और कभी कभार छोले बनावे में भी हाथ बटा देती रही। सुबह सुबह राजू ठेला खोल रहा। चूल्हे पे कड़ाही चढ़ी, छोलन में मसालन की महक फैलने लगी। तभी एक अनजान आदमी साफ कपड़े और काली ऐनक लगाए ठेले के सामने आके खड़ा हो गवा। अरे भैया, का तू अपना ये ठेला बेचे चाहत है? नहीं भैया, ये ठेला ही तो हमार सहारा है। इससे ही तो हमार घर चलत है। अच्छी कीमत देव, आज नहीं बेचा तो बाद में पछतावे। ये कैसी जबरदस्ती है भैया? हमने ना बोल दियो ना, तुम जाओ यहाँ। ठीक है, फिर मत कहियो कि हमने मौका नहीं दियो। वो आदमी चल गवा। राजू मन ही मन बड़बड़ावा। सुबह सुबह अजीबे आदमी आगवा। वैसे ही धंधा मंदा चल रहा है। तबे गांव के एक बुजुर्ग दंपत्ति आए। अरे राजू भैया, छोले भटूरे तैयार हैं का? हाँ हाँ काका, अभी देत है। उन्होंने छोले भटूरे खाए और बोले, भैया तोहार छोले भटूरे में जो स्वाद है ना, वो कहूँ नहीं मिलता। राजू का मन हल्का हो गवा। दिन भर लोग आते रहे, खाते रहे, तारीफ करते रहे। कुछ दिन ऐसे ही सुकून से गुजर गए। लेकिन एक सुबह राजू के चेहरे से रंग उड़ गवा। उसके ठेले के बिल्कुल पास ही एक नया चमचमाता ठेला खड़ा रहा। उस पे बड़े बड़े अक्षर में लिखा रहा, 5 सितारा छोले भटूरे। राजू ने ध्यान से देखा। ये तो वही आदमी है। वो उसके पास गवा। भैया, ठेला अच्छा लगायो है, लेकिन गांव वाले तो हमारे पास ही आवत है। तुम कहूँ और लगाओ ना। बाजार सबका है राजू, देखते हैं लोग किसके पास जाते हैं। कुछ ही देर में गांव वाले आवे लगे। चमकते ठेले और बड़े नाम को देख के लोग उधर मुड़े लगे। राजू दूर से सब देखत रहा। उसके ठेले पे सन्नाटा रहा। सांझ तक बस गिने चुने ग्राहक आए। राजू ने ठेला समेटा और भारी मन से घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलत चलत राजू की नजर सामने से आते अपने दोस्त विक्रम पे पड़ी। अरे हमारे छोले भटूरे के बादशाह, आज इतना उदास का ये दिखता है। काहे का बादशाह भैया? हमारे छोले भटूरे तो डूब गए। राजू ने सारा किस्सा सुना दियो। नया चमकता हुआ 5 सितारा ठेला, भीड़ का उधर जाना और अपने ठेले पे पसरा सन्नाटा। विक्रम कुछ देर चुप रहा। अगर ग्राहकन को वापस लाना है तो एक रास्ता है। का रास्ता है भैया? जितने पैसे लगेंगे दे दे। बात पैशन की नहीं है राजू, तो को कुछ और देना होगा। कुछ और मतलब? तो को पता है ना हमारा गांव किस चीज के लिए मशहूर है? नहीं भैया, वो नहीं, उसमें बहुत खतरा है। देख, अगर ग्राहक चाहिए तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा। कल तक सोच ले, फिर हमको बता देइयो। इतना कह के विक्रम चल गवा। राजू कदम कदम पे भारी सोच के साथ घर पहुंचा। घर में बैठा रहा कि तभी सावित्री पास आके बोली, राजू जी, का हो गवा? इतना परेशान काहे हो? राजू ने सारी बात बता दी। नया ठेला, ग्राहक और विक्रम का सुझावा रास्ता। सावित्री का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं राजू, अगर हम एक बार उस रास्ते पे चल गए तो जीवन भर उसी की सेवा करनी पड़ेगी। सावित्री, कुछ तो करना ही पड़ेगा। यूं हाथ पे हाथ धर के बैठना भी तो ठीक नहीं। रामपुर का वो गांव सिर्फ मेहनती लोगन के लिए नहीं, एक और चीज के लिए मशहूर रहा, काला जादू। अगर यही आखिरी रास्ता है तो हम इस पे चले बे। अगली सुबह राजू सीधा विक्रम के पास पहुंचा। उसकी आंखन में डर भी रहा और मजबूरी भी। विक्रम, चल, अब हम भी काला जादू करें। विक्रम ने उसको गहरी नजर से देखा। दोनों गांव के बाहर जंगल में एक गुफा में गए। वहाँ अजीब सी गंध फैली हुई रही। राजू, तू काला जादू कराना चाहता है ना? जी बाबा जी, लेकिन तोको कैसे पता? चेहरे से नहीं, मन से पहचानत हैं।
बोल क्या चाहिए? बाबा जी, हमारा छोले भटूरे का धंधा ठप हो गया है। एक नया ठेला आ गया है। हमको बस अपने पुराने ग्राहक वापस चाहिए। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। बाबा ने पास से एक काली कपड़े में लिपटी गुड़िया निकाली। इसको किसी को बताए बिना किसी सुनसान जगह गाड़ देना और हर मंगलवार इसको मटन या चिकन खिलाना। अगर भूल गए तो जिस दिन चूक हुई जादू उल्टा हो जाएगा और तो हर पूरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है बाबा जी, हम सब याद रखे बे। गुफा से निकलती राजू ने उस गुड़िया को गांव के बाहर एक खेत में गाड़ दियो। अगली सुबह जैसे ही राजू ने ठेला खोला, चमत्कार हो गवा। एक के बाद एक ग्राहक आवे लगे। अरे राजू भैया, आज तो यही खावे का मन किया। तुहर छोले में आज अलग ही स्वाद है भैया। नया पंच सितारा ठेला खाली पड़ा रहा। उसका मालिक हैरान रहा। आज ये सब इसके पास काहे जा रहे हैं? राजू का दिल खुशी से भर गया, पर उसको का पता रहा कि ये खुशी सिर्फ कुछ दिन की मेहमान रही। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलत रहा। राजू के ठेले पे फिर से रौनक लौट आई रही। ग्राहक हंसते बोलते आवत खावत और तारीफ करके जात। राजू के चेहरे पे भी सुकून रहा, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी घबराहट हमेशा बनी रहती रही। फिर आवा पहला मंगलवार। सुनो सावित्री, आज अच्छे से 1 किलो मटन बनाना। आज उसका पहला दिन है। ठीक है राजू जी, हम बना देब। सावित्री ने मसालेदार मटन बनावा। खुशबू पूरे घर में फैल गई। मटन देत समय उसने फिर चेतावा। ध्यान रखना राजू जी, जरा सी भी गलती भारी पड़ सकता है। मटन की प्लेट लेके उसी खेत में गवा जहां उसने गुड़िया गाड़ी रही। उसने बिना इधर उधर देखे प्लेट रखी और जल्दी से लौट आवा। उसको का पता रहा कि उस जगह अब गुड़िया रही ही नहीं। दूर से एक किसान ये सब देख रहा रहा। अरे आदमी पागल है का? खेत में मटन रख के चल गवा। किसान को काले जादू के बारे में कुछ पता ना ही रहा। उसने सोचा, जावे दो, हमको भी बड़ी भूख लगी है। वैसे भी यहाँ रखे रखे कौवे खा जाएंगे। वो मटन की प्लेट उठा के पेड़ के नीचे बैठ गवा और मजे से खावे लगा। घर आके उसने सावित्री से कहा, कौन सा मसाला डाला रहा सावित्री? उसने तो प्लेट भी चट कर दी। अब तो हर मंगलवार मटन ही बनाना पड़ेगा। सावित्री ने भी राहत की सांस ली। दोनों उस रात चैन की नींद सो गए। लेकिन अगली सुबह, सावित्री, ओ सावित्री, जल्दी से कुछ खावे को दे दो, हमको ठेला लगाना है। कोई जवाब नहीं। राजू ने पूरा घर छान मारा। सावित्री, कहाँ हो तुम? ऐसे बिना बताए वो कहूँ ना ही जाती। तभी उसकी नजर बिस्तर पे पड़ी। वहाँ वो ही गुड़िया पड़ी रही। राजू के पैरन तले जमीन खिसक गई। वो घबरा के भागत हुआ बाबा की गुफा पहुंचा। बाबा जी, वो गुड़िया अपने आप हमारे घर आ गई है। हमने तो उसको खेत में गाड़ा रहा। जो नहीं होना रहा वही होगा वा राजू। तूने उसको भूखा रखा है। नहीं बाबा जी, हमने मटन खिलावा रहा। झूठ। अगर खिलावा होता तो गुड़िया तो हर घर नहीं आती और तुम्हारी बीवी गायब नहीं होती। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। अगले मंगलवार तक उस गुड़िया को ढूंढना होगा और उसको खिलाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब खत्म। राजू की आंखन में अंधेरा छा गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा वो गुड़िया गई कहाँ और का अगला मंगलवार आवे से पहले वो सावित्री को बचा पाएगा या नहीं। राजू सिर झुकाए कदम घसीटत हुआ घर की ओर जा रहा। दिमाग में बस एक ही तस्वीर घूम रही, सावित्री और वो डरावनी गुड़िया। तभी सामने से विक्रम आता दिखा। अरे राजू, इतनी दोपहर को यहाँ क्या कर रहा है? ठेला काहे नहीं खोला आज? भैया, सब खत्म हो गया। उसने सारी बात बता दी। गुड़िया सावित्री का गायब होना, बाबा की चेतावनी,
अरे जब गुड़िया घर पे रही तो चल, अभी ले आवत हैं। नहीं भैया, बस एक झलक दिखी रही, फिर गायब हो गई। तूने ठीक से नहीं देखा होगा। चल खेत में चलत हैं। दोनों उसको ढूंढे बा। दोनों उसी खेत में पहुंचे। मिट्टी खोदी, हाथ गंदे हो गए, पर गुड़िया ना ही मिली। यही गाड़ी रही ना राजू गुड़िया? हाँ भैया, यहीं, और यहीं मटन भी रखा रहा। दोनों गायब है। लगता है किसी ने तो को देख लियो होगा। चल आसपास पूछत हैं। अरे घर में कोई है का? थोड़ी मदद चाहिए। एक बूढ़ा आदमी बाहर आवा। का होगा वाह, ऐसे चिल्ला काहे रहे हो? काका, पास वाला खेत किसका है? वो तो राम प्रसाद का है, समाने वाले घर में है। राजू और विक्रम उम्मीद लिए हुए उसके घर जाते हैं। राम प्रसाद, घर पे हो का? कौन है इस दोपहर में? वो खेत तुहार है? हाँ हमार है। का होगा? तो साफ साफ बता। अगर तूने वहां से गुड़िया निकाली है तो दे दे। वो बहुत खतरनाक हैखा है वो। प्लीज बता दे, हमारी बीवी उसी पे निर्भर है। हमने यहाँ बाहर रखी रही, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। हमारी ही गलती है विक्रम। काला जादू कियो, उसी की सजा सावित्री भुगत रही है। जिसने हमको इस मुसीबत में डाला है, वो ही अब हमको इससे निकालेगा। चल हमारे साथ। दोनों बिना देर किए बाबा की गुफा पहुंचे। बाबा जी, कुछ तो करिए। आज आखिरी दिन है, वो गुड़िया ना ही मिली। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी बीवी वापस नहीं आएगी। बाबा जी, हमको पता है तुम्हारे पास इसका इलाज है। जल्दी बताओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तुम हमको धमकी दे रहे हो? तुम्हारी इतनी औकात? हाँ बाबा जी, और ये भी पता है कि तो को हर रात दारू चाहिए होती है, और वो दारू हमारा दोस्त अशोक ही तो को लाके देता है। अच्छा ठीक है बे, एक जुगाड़ है। हम तो के एक और गुड़िया देता, उसे उन्हीं जगह गाड़ देना और बोलना हमार पीछा उस पहली गुड़िया से छोड़ दो और हमका आजाद कर दो। सच बाबा जी, हो जाए का? सुन ले राजू, इसके बाद तो हर ठेला फिर से पुरान हालत में आ जाए, समझा का? हो जान दो बाबा जी, हमार सावित्री से बढ़ के कुछ नहीं। दोनों दूसरी गुड़िया लेके खेत पहुंचे। सब वैसे ही किहिन जीसा बतावा गवा रहा। राजू के हाथ कांप रहे। गुड़िया गाड़िस और बाबा के बतावल शब्द बोलिस। एक ठंडी हवा का झोंका आवा, पत्ते सरसराए और फिर सब शांत हो गवा। जब राजू घर लौटा तो जो देखिस, उसकी आंख में पानी आ गवा। राजू जी, आज बहुत ही देर कर दी ना आपने। खाना ठंडा हो गवा। सावित्री का कुछ याद ना ही रहा। सब कुछ नॉर्मल रहा। राजू का गले से लगा लिहिस। तू ठीक है? हाँ तो कब हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? टाइम बीता। राजू ने कसम खाईस, अब कबू गलत रास्ता नहीं अपनाई। निकली थी। खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थी। राम प्रसाद का छोटा सा घर गांव के बीचों बीच था। सावित्री रसोई में चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। दादी कमला आंगन में बैठकर तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी। हे भगवान, इस घर को हमेशा सुखी रखना। देखो ना, कितना प्यारा सा घर है हमारा। छोटा सा, लेकिन सबके प्यार से भरा हुआ। बस इतनी सी विनती है तुमसे कि सबको स्वस्थ रखना, खुश रखना। कभी कोई मुसीबत ना आए इस घर में। अम्मा, आप फिर धूप में बैठ गई? देखिए ना, अभी तो सुबह की ठंडक है। आपकी उम्र में इतनी सुबह सुबह बाहर निकलना ठीक नहीं। अंदर आइए ना, मैं चाय बना देती हूँ आपके लिए। अरे बेटी, तुम तो हर बात में रोक टोक करती हो। मैं तो इसी धूप में पली बड़ी हूँ। जब से इस दुनिया में आंख खोली है, सुबह सुबह उठकर तुलसी के पौधे को पानी देती आई हूँ। ये तो मेरी आदत है, मेरी पूजा है। और धूप, अरे ये तो मेरी दवाई है बेटी। इसी धूप में बैठकर तो मेरी हड्डियां मजबूत रहती हैं। डॉक्टर भी तो यही कहता है कि सुबह की धूप सेहत के लिए अच्छी होती है। हाँ अम्मा, वो तो ठीक है, लेकिन आप कम से कम शाल तो ओढ़ लीजिए। देखिए ना कैसी ठंडी हवा चल रही है। आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा तो कौन संभालेगा?
अच्छा बाबा, ले आओ शाल, तुम्हारी जीत हुई। लेकिन बता तो, आज अर्जुन आ रहा है ना? मेरा पोता कितने दिनों बाद घर आ रहा है, और वो भी अपनी नई दुल्हन के साथ। कैसा लग रहा है तुझे? तेरा बेटा बड़ा हो गया, शादी हो गई उसकी। हाँ अम्मा, सोच के ही कितनी खुशी हो रही है। कल की बात लगती है जब अर्जुन छोटा सा था, मेरे आंचल में छुपता था, और आज वो अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है, राधा। उसका नाम राधा है ना? अर्जुन ने फोन पर बताया था कि वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, शहर में रहती है। हाँ बेटी, राधा नाम है उसका। नाम तो बहुत प्यारा है। भगवान श्री कृष्ण की राधा जैसी ही हो तो कितना अच्छा होगा। लेकिन बेटी, तू जानती है ना कि शहर की लड़कियों को गांव का रहन सहन समझने में थोड़ा समय लगता है। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि कैसे होगी वो, गांव की जिंदगी उसे पसंद आएगी या नहीं, हमारे तौर तरीके समझ पाएगी या नहीं। अम्मा, आप चिंता क्यों करती हैं? अर्जुन समझदार है, उसने जिस लड़की को चुना है वो भी जरूर समझदार होगी। और फिर हम सब है ना, उसे समझाने के लिए, सिखाने के लिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप बस उसे प्यार से समझाइएगा, जैसे आपने मुझे समझाया था जब मैं पहली बार इस घर में आई थी। हाँ बेटी, तू तो सच कह रही है, लेकिन मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए कभी कभी सोचने लगती हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा। तू याद कर, जब तू इस घर में आई थी तो कैसी लगती थी, डरी सहमी सी, चुप चुप रहती थी। लेकिन धीरे धीरे तूने सब सीख लिया, घर को अपना बना लिया। वैसे ही राधा भी करेगी। बस भगवान करे सब ठीक रहे, घर में प्यार बना रहे, कोई झगड़ा टंटा ना हो। तभी प्रिया घर से बाहर निकली। उसके हाथ में किताबें थी। माँ, मैं निकल रही हूँ। देखो तो, आज मेरा बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। प्रोफेसर ने कहा था कि जो भी आज नहीं आएगा उसके मार्क्स काट लिए जाएंगे, और मुझे तो अच्छे मार्क्स चाहिए ना। इस साल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है मुझे। अरे रुको भी बेटा, ऐसे भागी भागी कहाँ जा रही हो? बिना कुछ खाए पिए नाश्ता तो कर लो कम से कम। देखो, तुम्हारी पसंद की पूरी बनाई है मैंने, और आलू की सब्जी भी। नहीं माँ, अभी टाइम में ही है। मैं कॉलेज में कैंटीन से कुछ खा लूंगी। वैसे भी मेरे पास पैसे हैं। देर हो रही है, बस अभी आने वाली है। अगर छूट गई तो फिर अगली बस 1 घंटे बाद आएगी। प्रिया बेटा, एक दादी की बात मानो, खाली पेट पढ़ाई नहीं हो सकती। दिमाग को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और कैंटीन का खाना पता नहीं कैसा बनाते हैं वो लोग। यहाँ तो घर का खाना है, तुम्हारी माँ ने प्यार से बनाया है। 2 रोटी खा लो बस, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। प्रिया रुक गई। दादी की बात को वो कभी नहीं टालती थी। ठीक है दादी, लेकिन बहुत जल्दी खानी पड़ेगी। मैं बस में मिस नहीं कर सकती। आज का लेक्चर बहुत जरूरी है। और हाँ, शाम को मुझे जल्दी आना है। भैया और भाभी के लिए कुछ तो तैयारी करनी होगी ना। मैं सोच रही थी कि मैं मार्केट से कुछ फ्लावर्स ले आऊं। घर को सजाएंगे थोड़ा सा। सावित्री जल्दी से एक थाली में पूरी और आलू की सब्जी लेकर आई। ये लो बेटा, जल्दी से खा लो। और हाँ, फ्लावर्स की जरूरत नहीं है, मैंने सब तैयारी कर दी है। राधा के लिए कमरा साफ किया है, नए पर्दे लगाए हैं, सब कुछ ठीक कर दिया है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं माँ, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। आखिर पहली बार भाभी घर आ रही हैं। सोचो तो, कितना अच्छा लगेगा जब वो आएंगी और देखेंगी कि हमने कितनी मेहनत की है उनके लिए। मैं फ्लावर जरूर लाऊंगी, और हाँ, उनके लिए कोई छोटा सा वेलकम कार्ड भी बनाऊंगी। वाह बेटा, कितना अच्छा सोचती है तू। ये सब तेरी भाभी को बहुत पसंद आएगा। लेकिन बता तो, तू अपनी भाभी से मिलने के लिए एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा दादी। मैंने तो भैया से फोन पर उनके बारे में इतना कुछ सुना है। वो कहते थे कि राधा भाभी बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, और वो टीचर है ना। मुझे लगता है कि हम दोनों अच्छी फ्रेंड्स बन जाएंगे। मैं उनसे बहुत सारी बातें करूंगी, उन्हें गांव की सारी जगह दिखाऊंगी। हाँ बेटा, लेकिन ज्यादा परेशान मत करना उन्हें। वो थकी होंगी ना, शहर से इतनी दूर आना, फिर नई जगह, नए लोग, सब कुछ नया लगेगा उन्हें। तुम धीरे धीरे बातें करना, उन्हें आराम करने देना। हाँ माँ, मैं समझती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, वरना सच में देर हो जाएगी। दादी, आप केयर रखना अपना। और माँ,
अब ज्यादा काम मत करना, मैं शाम को आकर सब हेल्प कर दूंगी। जा बेटा, भगवान तेरा भला करे। पढ़ाई अच्छे से करना और हाँ, वापस आते समय सड़क पर ध्यान से चलना, ट्रैफिक बहुत होता है आजकल। प्रिया चली गई। आंगन में फिर खामोशी छा गई। कमला और सावित्री दोनों चुपचाप बैठी सोच रही थी। दोपहर हो चुकी थी। रामप्रसाद खेत से लौट रहे थे। उनके कंधे पर फावड़ा था। आ गए? देखो तो कितना पसीना आ रहा है आपको। आज बहुत गर्मी है ना बाहर। आइए पानी पीजिए पहले, मैं भी ठंडा पानी लाती हूँ। हाँ, सच में आज बहुत गर्मी है। खेत में काम करते करते लगा कि सूरज सिर पर आ गया है, लेकिन क्या करें, खेत का काम तो निपटाना ही था। सोचा कि आज सब काम खत्म कर लूं। कल से तो अर्जुन आ रहा है ना, फिर उसके साथ टाइम बिताना है। कितने दिनों बाद आ रहा है घर, पूरे 6 महीने हो गए। हाँ, 6 महीने कितना लंबा समय लगता है जब बच्चे दूर होते हैं। हर दिन उसका इंतजार करती रही और अब वो अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। सोचकर ही कितनी खुशी हो रही है। अरे, उसने सुबह फोन किया था, कहा कि शाम तक पहुंच जाएंगे, बस से आ रहे हैं। मैंने कहा था कि हम किसी को भेज देते हैं पिक करने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया। अच्छा, तो फिर शाम तक आ जाएगा। बहुत अच्छा। और बता, घर में सब तैयारी हो गई? उनके रहने का इंतजाम ठीक है? राधा को कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? शहर की लड़की है, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। हाँ जी, सब हो गया। मैंने उनके कमरे की सफाई करवाई है, नए बेडशीट्स लगाए हैं, नए पर्दे भी लगा दिए हैं और राधा के लिए अलमीरा भी खाली कर दी है। सब कुछ ठीक ठाक है, बस एक चीज की चिंता है। क्या चिंता है? बोलो तो। अम्मा वो राधा के बारे में बहुत सोच रही हैं। मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा नर्वस हैं। आज सुबह से कई बार कह रही थी कि शहर की लड़की को गांव पसंद नहीं आएगा, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी। मैं समझा रही थी उन्हें, लेकिन आप भी एक बार बात कर लीजिए। हाँ, मैं बात करता हूँ, लेकिन तुम भी अम्मा को समझती हो ना, वो पुराने विचारों की हैं। उनके जमाने में सब कुछ अलग था। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, अर्जुन समझदार है। उसने जिसको चुना है वो भी समझदार होगी, सब ठीक हो जाएगा। तभी कमला वहां आई। बेटा रामप्रसाद, तुम आ गए? खेत का सब काम हो गया? हाँ माँ, सब हो गया। आप बैठिए यहाँ, मैं अभी नहा कर आता हूँ, फिर बात करते हैं। ठहर बेटा, पहले मेरी बात तो सुन ले। देख, शाम को अर्जुन और राधा आ रहे हैं। मैं तुझसे कहना चाहती थी कि तू राधा को समझाना। ये शहर की लड़की है, गांव का रहन सहन थोड़ा अलग लगेगा उसे। हमारे यहाँ सुबह जल्दी उठना पड़ता है, खेतों में काम होता है, घर का सारा काम हाथ से करना पड़ता है। शहर में तो सब कुछ आसान होता है, वॉशिंग मशीन, गैस, मिक्सर ग्राइंडर, सब कुछ। यहाँ वो सब नहीं है। अम्मा, आप इतना क्यों चिंता करती हैं? देखिए, अर्जुन ने राधा से शादी से पहले सब बातें बताई होंगी। उसे पता होगा कि हम गांव में रहते हैं, हमारी लाइफ कैसी है। फिर भी उसने हाँ की है ना शादी के लिए। इसका मतलब है कि वो तैयार है। और फिर हम सब है ना उसकी मदद के लिए। सावित्री सिखाएगी उसे, आप सिखाएंगी, धीरे धीरे वो सब सीख जाएगी। अम्मा, आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? राधा भी तो इंसान है, वो भी समझेगी। और हम उसके साथ बुरा थोड़ी ना करेंगे। हम तो उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। आप बस उसे प्यार से समझाइएगा, जैसे आपने मुझे समझाया था। हाँ बेटी, तू तो ठीक कह रही है। मुझे याद है जब तू पहली बार आई थी इस घर में, कितनी छोटी सी नाजुक सी लगती थी। डर भी लगता था तुझे, लेकिन मैंने तुझे प्यार से समझाया, सिखाया, और देख, आज तू इस घर की लक्ष्मी बन गई। वैसे ही राधा के साथ भी करूंगी। लेकिन बेटा, आजकल की लड़कियां वो थोड़ी अलग होती हैं। उनके विचार अलग होते हैं, उनकी सोच अलग होती है। अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं भी बात करूंगा राधा से। उसे समझाऊंगा कि हमारा परिवार कैसा है, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन साथ ही मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि वो कंफर्टेबल फील करे। आखिर वो भी तो हमारी बेटी है अब। भगवान करे सब ठीक रहे। मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि घर में शांति रहे, प्यार रहे, झगड़े टंटे नहीं होने चाहिए।
परिवार सबसे बड़ी चीज है बेटा। अगर परिवार में प्यार है तो सब कुछ है, और अगर प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। रामप्रसाद अंदर जाकर नहाने चले गए। सावित्री रसोई में खाना बनाने लगी। शाम के 4 बज रहे थे। गांव की सड़क पर एक बस आकर रुकी। उसमें से अर्जुन और राधा उतरे। चलो राधा, आखिरकार पहुंच गए। देखो, ये है मेरा गांव। कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं जानता हूं कि शहर से बहुत अलग है, लेकिन यहाँ की अपनी ही खूबसूरती है। ये खेत देख रहे हो, ये हमारे हैं। और वो दूर में जो मंदिर दिख रहा है, वहां हम बचपन में रोज जाया करते थे। अर्जुन, ये तो सच में बहुत सुंदर है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि गांव इतना खूबसूरत हो सकता है। देखो तो, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, और ये शांति। शहर में तो हमेशा शोर शराबा रहता है, ट्रैफिक की आवाज, लोगों की भीड़, लेकिन यहाँ तो इतना सन्नाटा है, इतनी शांति है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सच? मुझे लगा तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा। तुम तो हमेशा शहर में रही हो ना। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना कोई मॉल, ना कोई रेस्टोरेंट, ना कोई सिनेमा हॉल। बस सिंपल लाइफ है, सादी जिंदगी। अर्जुन, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे ये सब फैंसी चीजों की जरूरत नहीं है। मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे परिवार के साथ रहना है। और वैसे भी शहर की भाग दौड़ से मैं थक गई थी। यहाँ की ये शांति मुझे बहुत पसंद आ रही है। लेकिन हाँ, मैं थोड़ी नर्वस हूँ। नर्वस? क्यों? घर लौट रहे हो तुम? मेरा घर तुम्हारा घर है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं पहली बार तुम्हारे परिवार से मिल रही हूँ ना प्रॉपरली। शादी में तो सब कुछ इतना रश्ड था, इतनी भीड़ थी कि ठीक से बात भी नहीं हो पाई। अब मुझे उनके साथ रहना है, उनका हिस्सा बनना है। क्या पता मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर पाऊं या नहीं। अरे राधा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मेरे माँ बाबूजी बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। और प्रिया तो तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। उसने मुझे कितनी बार फोन किया है कि भाभी कैसी हैं, क्या पसंद है उन्हें, क्या लाऊं उनके लिए। और दादी, हाँ दादी थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं। तुम देखना, वो भी तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा। लेकिन अर्जुन, एक बात बताओ, मुझे क्या क्या करना होगा? मेरा मतलब है घर के कामकाज में। मैं तो शहर में रहती थी ना, वहाँ सब कुछ अलग था। यहाँ तो चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा, कुएं से पानी भरना पड़ेगा, हाथ से कपड़े धोने पड़ेंगे। मुझे ये सब नहीं आता। अरे इसमें चिंता की क्या बात है? तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। माँ सिखाएगी तुम्हें, दादी भी। और देख, अगर कुछ गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, सब समझेंगे। तुम बस ट्राई करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और हाँ, मैं भी तो हूं ना तुम्हारे साथ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता देना। हाँ, तुम तो हो, लेकिन तुम तो दिन भर खेतों में रहोगे ना। मुझे तो घर में रहना पड़ेगा, माँ जी और दादी जी के साथ। उनके साथ कैसे बात करूं, क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं, सब कुछ तो सीखना पड़ेगा मुझे। राधा, तुम बहुत ओवरथिंक कर रही हो। बस नेचुरल रहो, जैसे हो वैसे ही रहो। माँ और दादी दोनों बहुत समझदार हैं, वो तुम्हारी सिचुएशन समझेंगी। और देखो, घर बस 5 मिनट की दूरी पर है। चलो जल्दी चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। वे धीरे धीरे चलने लगे। रास्ते में गांव के कुछ लोग मिले।